नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्र में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे काव्य के प्रकार, जिसके अंतर्गत हम प्रबंध काव्य, मुक्तक और मुक्तक काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य, पद्य और चंपू काव्य के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखते हैं। इंद्रिय ग्राह्यता के आधार पर काव्य के दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य का प्रारंभ भरत मुनि से समझा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं काव्य के विषय में। यहाँ पर थोड़ा हम सामान्य परिचय यहाँ पर देख लेते हैं कि काव्य होता क्या है, काव्य कहते किसे हैं। तो काव्य पद्यात्मक एवं छंदबद्ध रचना होती है। काव्य क्या होती है? पद्यात्मक एवं छंदबद्ध रचना होती है। चिंतन की अपेक्षा, इसमें क्या होता है? चिंतन की अपेक्षा काव्य में क्या होता है? भावनाओं की प्रधानता होती है। महान कवि विश्वनाथ ने, महान कवि हुए संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने बोला है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य। इस काव्य को पढ़ने से हमको एक आनंद या रस की अनुभूति होती है, वही क्या है? काव्य है। आगे है, काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप में किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जैसे महाभारत, रामचरितमानस, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन। ठीक है, अब देख लेते हैं काव्य के कितने भेद हैं। काव्य को हम किन दो प्रकारों में बांट सकते हैं। काव्य पद्यात्मक एवं छंदबद्ध रचना होती है। काव्य क्या होती है? काव्य पद्यात्मक एवं छंदबद्ध रचना होती है। काव्य क्या होता है? पद्यात्मक, ठीक है, पद्य रूप में, और छंदबद्ध रचना होती है। तो इस आधार पर काव्य के दो भेद है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य क्या होता है उसे भी जान। सर्वप्रथम दृश्य काव्य को समझते हैं। दृश्य काव्य आँखों से देखकर, प्रत्यक्ष दृश्यों का अवलोकन कर रस भाव की अनुभूति को दृश्य काव्य कहा जाता है। इसकी अवस्थिति कैसी होती है? मंच या मंचीय होती है। अर्थात जिसे हम आँखों से देखकर, जिस नाटक या जिस दृश्य को हम अपनी आँखों से देखकर उसके रस भाव की अनुभूति करते हैं, तो दृश्य काव्य कहलाता है। इसका मंचीय प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात जैसे नाटक इत्यादि हम देखते हैं, तो उसमें जो भी जिस भाव से वो बनाए रहते हैं और उसको हम अनुभव करते हैं, वही क्या है? दृश्य काव्य है, जिसको हम देखकर अनुभव करते हैं। अब आता है श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जो कानों से सुना जाता है या जिस काव्य का रसास्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे महाभारत या रामचरितमानस इत्यादि। हम श्रव्य काव्य क्या है, दृश्य काव्य क्या है, उसे हम जान चुके हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि श्रव्य काव्य जो है वो भी दो प्रकार का होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य के दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी तीन भेद हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है पाठ्य मुक्तक या गेय मुक्तक। ठीक है, तो इसको भी हम आगे इनकी परिभाषा, इनका अर्थ समझते हैं कि महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य क्या होता है, गीति काव्य क्या होता है, और पाठ्य मुक्तक क्या है और गेय मुक्तक क्या है। इनके विषय में हम अब चर्चा करेंगे। दृश्य काव्य के विषय में भी देख लेते हैं। जिस काव्य या साहित्य को आंखों से देखकर प्रत्यक्ष दृश्यों का अवलोकन कर सभी रस भाव की अनुभूति की जाती है, उसे दृश्य काव्य कहा जाता है। इसी आधार पर दृश्य काव्य की अवस्थिति मंच और मंचीय होती है। ठीक है, जिसको मंचों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है और उसको हम देखकर उसको अनुभव करते हैं, तो वही क्या है? दृश्य काव्य है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। इसे भी, एक है रूपक और दूसरा है उपरूपक है। ठीक है, दो भेद किए गए हैं उसके विद्वानों के द्वारा, रूपक और दूसरा उपरूपक। रूपक काव्य के भी 10 भेद बताए गए हैं और उपरूपक काव्य के 3 भेद बताए गए हैं, जिनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे।
रूपक काव्य को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि होता क्या है। वस्तु, नेता तथा रस के तारतम्य, वैभन्य और वैविध्य के आधार पर रूपक के 10 प्रकार भारतीय आचार्यों ने बताए हैं, जिसमें पात्रों के द्वारा क्या होता है, कथा वस्तु का वहाँ पर अभिनय किया जाता है, उसे रूपक काव्य कहते हैं। रूपक काव्य के जो 10 भेद है उनको देख लेते हैं। हुआ नाटक, प्रकरण, भाण है, ठीक है प्रहसन, डिम, व्यायोग, समकार, विधि, अंक या हमृत, ठीक है। ये 10 प्रकार हैं। फिर देखते हैं उपरूपक काव्य के 3 भेद बताए गए हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। इनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य में गद्य, पद्य और चंपू काव्य ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखते हैं श्रव्य काव्य के अंतर्गत श्रव्य काव्य और मुक्तक काव्य है, उनके यहाँ पर जो भेद बताए गए थे उनके विषय में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि प्रबंध काव्य क्या होता है, और उसके अंतर्गत जो महाकाव्य, खंड काव्य, गीत काव्य आते हैं वो होता क्या है। और फिर मुक्तक काव्य को पढ़ेंगे। मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक है उनके विषय में भी हम चर्चा विस्तार से यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रबंध काव्य क्या होता है। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। प्रबंध काव्य में क्या होता है, कोई भी प्रमुख कथा जो है काव्य के आदि से मतलब प्रारंभ से अंत तक वो क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं भी नहीं टूटता है प्रबंध काव्य के अंतर्गत, ठीक है। और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती रहती है, जैसे रामचरितमानस। रामचरितमानस में क्या होता है, प्रारंभ से राम जी के चरित्र को के विषय में बताया गया है। तो बीच बीच में वहाँ पर जैसे बाली इत्यादि और सभी जो बीच बीच में उनकी कथाएं भी आती रहती है। तो इस प्रकार से उसमें गौण कथाएं जुड़ती रहती है, किंतु वहाँ पर मुख्य प्रमुख कथा क्या होती है, राम जी से संबंधित होती है, ठीक है। फिर देखते हैं जो प्रबंध काव्य के जो 3 भेद हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक या गीति काव्य, उनको अब यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम महाकाव्य के विषय में यहाँ पर प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो महाकाव्य है, सर्वप्रथम प्रबंध काव्य का जो भेद है, सर्वप्रथम भेद है महाकाव्य, उसको यहाँ पर जान लेते हैं। महाकाव्य में किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है। किसी ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक या पौराणिक, ठीक है, जैसे हमने रामचरितमानस की यहाँ पर चर्चा की थी, या महाभारत की भी चर्चा कर सकते हैं। तो ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष, ठीक है, महापुरुष होना चाहिए, वो पात्र जो है, जो नायक होता है, महापुरुष की संपूर्ण कथा जीवन कथा, उसकी जो संपूर्ण जीवन कथा है, जन्म से मृत्यु तक का कथा का आद्योपांत वर्णन होता है उसमें, ठीक है, महाकाव्य के अंतर्गत। जैसे हिंदी साहित्य का देख लेते हैं हम। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो हिंदी का क्या है, प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, और किसके द्वारा रचित है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए हैं, एक महाकाव्य होता क्या है, और दूसरा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य क्या है और किसने लिखा, किसके द्वारा रचित है। पर हमने जाना कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम महाकाव्य है वो चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। तो अब हम कैसे जान पाएंगे कि यह महाकाव्य है। तो महाकाव्य के जो लक्षण हैं उसको हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, महाकाव्य में जीवन का चित्रण व्यापक रूप में होता है, ठीक है, पूरा विस्तृत वहाँ पर चित्रण होता है, और ये सर्गों में विभाजित होता है, जैसे 8 या 8 से अधिक सर्ग इसमें होनी चाहिए। और इसका नायक कैसा होना चाहिए, महाकाव्य का उदात्त और महान चरित्र वाला होना चाहिए, और इसमें वीर या श्रृंगार या फिर शांत रस, ठीक है, इनमें से एक रस का होना अनिवार्य होता है। हिंदी के अन्य हम यहाँ पर महाकाव्य के विषय में भी जान लेते हैं, ताकि अगर परीक्षा में आए तो आप उनको आसानी से बता सकते हैं। जैसे पद्मावत, जायसी का पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत,
परिप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन आदि। ठीक है, ये क्या है, हिंदी साहित्य के महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। और महाकाव्य की कथा में धारा प्रवाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले क्या होते हैं, मार्मिक प्रसंग होते हैं उसमें। ठीक है, इसमें प्रसंगों का वर्णन होता है। दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं, जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत दूसरा वहाँ भाग है उसका, खंड काव्य, उसके विषय में हम देख लेते हैं। नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर उसके किसी एक पक्ष, अंश अथवा रूप का चित्रण होता है, किसी एक का। ठीक है, किसी एक ही पक्ष का। ऐसे संपूर्ण, जैसे महाकाव्य के भांति इसमें संपूर्ण जीवन वृत्त का यहाँ पर वर्णन नहीं होता है। यहाँ पर केवल जीवन में केवल एक घटना का, एक ही पक्ष का वहाँ पर, एक ही अंश का वहाँ पर चित्रण होता है खंड काव्य के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन महाकाव्य का संक्षिप्त रूप अथवा सर्ग खंड काव्य नहीं होता। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है, पूरे खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी आधार पर वो खंड काव्य और महाकाव्य की यहाँ पर पहचान होती है। देख लेते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से खंड काव्य हैं। पंचवटी, जयद्रथवध, नहुस, सुदामा चरित, पथक, गंगावतरण, हल्दी घाटी, जय हनुमान। ठीक है, तो ये सारे खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं आख्यानक गीति क्या है। आख्यानक गीति महाकाव्य और खंड काव्य, ठीक है, महाकाव्य और खंड काव्य जो जिनकी अभी हमने यहाँ पर चर्चा की, उन दोनों से यहाँ पर भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम है। ठीक है, भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम है आख्यानक गीति है वो। ठीक है, जो उन दोनों से भिन्न हो, महाकाव्य और खंड काव्य से। इसमें क्या होता है, आख्यानक में वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटनाओं का चित्रण होता है। ठीक है, इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि से संबंधित प्रेरक घटनाओं का, जो पाठक है या श्रोतागण है उसको भी प्रेरित कर दे, इस प्रकार की घटना का वहाँ पर वर्णन होता है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होती है। और गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी क्या है, विशेषता है। गीतात्मकता और नाटकीयता इसकी विशेषता। इसको गीतात्मक रूप से भी प्रस्तुत कर सकते हैं और मंची द्वारा भी इसको, आख्यानों को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। जैसे देख लेते हैं आख्यानक गीति काव्य के अंतर्गत कौन कौन से रचनाएं हिंदी साहित्य में। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट पद आदि रचनाएं आख्यानक गीति में आती। इसके लयबद्ध तरीके से हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। बुंदेले हर बोलो की मुख, हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं। जो श्रव्य काव्य के अंतर्गत प्रबंध काव्य था, प्रबंध काव्य के हमने सभी भेदों को यहाँ पर जान लिया है, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान के गीति काव्य। अब उसके बाद आता है जो दूसरा भाग है श्रव्य काव्य का, मुक्तक काव्य। ठीक है, मुक्तक काव्य क्या है उसे भी जान लेते हैं। मुक्तक काव्य क्या है उसके विषय में भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मुक्तक काव्य को समझते हैं कि मुक्तक काव्य होता क्या है। महाकाव्य यह क्या होता है, महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। ठीक है, उनसे अलग होता है। इसमें क्योंकि ये मुक्तक है और वो प्रबंधन काव्य है। ठीक है, ये मुक्तक नाम से पता चल रहा है कि मुक्त, ठीक है, जिसमें किस प्रकार का बंधन न हो, इस प्रकार से। इसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण किया जाता है। ठीक है, महाकाव्य या खंड काव्य जैसी यहाँ पर धारावाहिकता नहीं होती है, फिर भी वर्ण्य विषय अपने में पूर्ण होता है। जो वर्णन विषय होता है अपने आप में वह पूर्ण होता है। महाकाव्य और खंड काव्य के समान उसमें धारावाहिकता न होने के बावजूद भी अपने वर्णन विषय में क्या होता है, वो पूर्ण होता है मुक्तक काव्य। और प्रत्येक छंद क्या होता है, इसका स्वतंत्र होता है, अपने आप में प्रत्येक छंद स्वतंत्र होता है। और कभी जैसे हिंदी साहित्य में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन सी रचनाएं। कबीरदास की तुलसीदास, रहीम के दोहे, सूरदास व मीरा के पद मुक्तक काव्य में ही आते। सर्वप्रथम हम पाठ्य मुक्तक के विषय में यहाँ पर जानेंगे। क्या है पाठ्य मुक्तक? इसमें विषय की प्रधानता रहती है। किसी मुक्तक में किसी प्रसंग को लेकर भावानुभव का चित्रण होता है, किसी विचार अथवा रीति का वर्णन
किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं वो तो हमने आगे भी चर्चा कर लिया है। जैसे कवि भक्ति काल के सभी कवि हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंतर्गत। पाठ्य मुक्तक के पश्चात देखते हैं गेय मुक्तक। गेय मुक्तक होता क्या है? इसे गीति काव्य या प्रगीति भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक है। लिरिक का, अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, आत्म अभिव्यक्ति, सौंदर्यमयता, कल्पना, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता आदि गुणों की यहाँ पर प्रधानता होती है, ठीक है। श्रव्य काव्य के सभी प्रकारों की चर्चा करने के बाद हम पढ़ते हैं दृश्य काव्य। दृश्य काव्य के जो उपरूपक के जो भेद हमने पढ़े थे, 3 भेद, गद्य, पद्य और चंपू, उनके विषय में भी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गद्य हिंदी साहित्य की वह ऐसी रचना है जिसमें विचार प्रधान हो, ठीक है। इसमें विचारों की प्रधानता होती है। और पद्य में भावों की प्रधानता होती है। इसमें विचारों प्रधान हो वह क्या कहलाती है? गद्य कहलाती है। गद्य विधा वह है जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, लेख और संस्मरण आदि लिखते हैं। साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है? जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, लघु कथा, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, पत्र साहित्य। ये सभी विधाएं किसके अंतर्गत आती है? गद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। गद्य साहित्य के बाद हम देखते हैं पद्य साहित्य। पद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत कविता, काव्य, गीत, भजन आदि लिखे जाते हैं, ठीक है। पद्य के अंतर्गत ये सारी विधाएं आती है, कविता, काव्य, गीत, भजन इत्यादि। और यह क्या होता है? छंदबद्ध या छंदमुक्त ऐसी संगीतात्मकता युक्त रचना जिसमें भाव एवं कल्पना की प्रधानता हो, पद्य कहलाती है, ठीक है। गद्य में विचारों की प्रधानता होती है और पद्य में भाव की प्रधानता होती है, भाव और कल्पना, ठीक है। दूसरे अर्थों में हम समझ सकते हैं कि पद्य हृदय की संवेदना से उत्पन्न विधा है, ठीक है। हृदय की संवेदना, ठीक, हृदय की संवेदना से उत्पन्न विधा है। इसमें क्या होता है? लय, तुक, ताल, छंद, पद्य के अनिवार्य उपादान भी उसके अंतर्गत आना चाहिए, वो पद्य रचना है। जैसे पद्य में सांकेतिक अर्थ, प्रतीक, बिंब, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता का विशेष गुण पाया जाता है एवं विभिन्न राग प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न राग प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या है? पद्य रचना है, ठीक। गद्य पद्य दृश्य काव्य के अंतर्गत जो उसके उपरूपक का जो भेद है गद्य और पद्य के बाद अब हम देखते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। यह गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है चंपू काव्य। तो इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का यशोधरा, जो आपने देखा होगा, यशोधरा रचना यदि आपने पढ़ी होगी तो वह क्या है? एक चंपू काव्य है। तो उम्मीद करती हूँ साथियों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया पद्य साहित्य को समझाने का। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।